मुद्दा है धारा 118, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में जमीन लेना मुश्किल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो जमीन है वो बाहरी लोगों के नाम हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी ही जमीन पर नौकर बन जाएंगे। बस यहीं से जन्म हुआ था धारा 118 का। आज धारा 118 पर एक सामान्य विश्लेषण आप तक में लेकर आई थी, लेकिन अगले एपिसोड में हम धारा 118 पर एक्सपर्ट से आपके सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ख्याल, विचार और धारणा, तीनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों ही शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं और तीनों ही शब्दों के सामने मजबूती से एक शब्द खड़ा है, नाम है तथ्य। और इन्हीं तथ्यों को आप तक पहुंचाने की हमारी पहल का नाम है विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। विश्लेषण के पहले एपिसोड में मैंने आपको धारा 118 का विश्लेषण देने की एक छोटी सी कोशिश की। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि धारा 118 का जन्म कैसे हुआ, धारा 118 क्या कहती है, कैसे काम करती है। उस दौरान कई ऐसे पहलू थे जिन्हें धारा 118 में नहीं छेड़ा गया, कई ऐसी जानकारियां थी जिन्हें मैंने नहीं छुआ। उसके पीछे का कारण यह था कि धारा 118 पर आपके सामने एक्सपर्ट्स को लेकर हम आएंगे, आपसे क्या वादा निभाने के लिए आ गए हैं। मेरे साथ ध्यान सिंह जी हैं, जो पूर्व नायब तहसीलदार से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गीता जी, थैंक यू। और इसी के साथ मेरे साथ दूसरी तरफ फ्रेम में मौजूद हैं नरेश ठाकुर जी, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं कसौली करखल से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम धारा 118 पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, या यूं कहूं कि आपको एक विश्लेषण देने वाले हैं कि एक्सपर्ट्स धारा 118 को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दोनों की ही तरफ से एक एक कर मैं दोनों की ही विचार लेना चाहूंगी कि आप धारा 118 को कैसे देखते हैं। मैडम जी, पहले जब हिमाचल बना था तो उसमें हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे परमार जी, उन्होंने यह विचार किया था ऐसा ना हो भी हिमाचल का जो पहाड़ी राज्य है सारा ही बिक जाए, क्योंकि यहाँ गरीब जनता भोले भाले लोग रहते थे। तो इसका जो धारा 118 का उत्पन्न हुआ 1972 में हुआ जी, ताकि यहाँ बाहर के लोग जो बाहर से लोग जमीन लेना चाहते हैं उनको बैन किया था। तो सेक्शन 118 भी वो लोग भी बच सके, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा ना हो हमारे लोग गरीब लोग एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो इसका उत्पन्न जो 1972 में डॉक्टर परमार ने किया था, और उन दिनों के लिहाज से बिल्कुल सही था जी, लेकिन धीरे धीरे हिमाचल बढ़ता गया। इस धारा 118 में भी अमेंडमेंट होती रही। 1988 में अमेंडमेंट हुई, क्योंकि 1972 में एग्रीकल्चरिस्ट ही हिमाचल में जमीन लेने के हकदार थे। अगर 1972 से पहले कोई एग्रीकल्चरिस्ट था तो वो सब पात्र थे, लेकिन जो 1972 के बाद या 1972 से पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ हिमाचल में रहते थे। जैसे हिमाचल में कैंट बोर्ड में रहते थे, अतिरिक्त लोग भी रहते थे, लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास बुजुर्गों, वो हमारे लोग नॉन एग्रीकल्चरिस्ट रह गए। आज भी वो वंचित है, वो लोग आज भी वंचित है, लेकिन इसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया जी। और सरकार में इसका अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो कैंट बोर्ड के लोग जो सदियों से यहाँ रहते हैं और दूसरे लोग जो हिमाचल में 1972 से, उनको एग्रीकल्चर राइट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, संभव है, क्योंकि वो लोग भी हिमाचल के निवासी है, कोई बाहर से नहीं आए हैं। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, बिल्कुल सही। और इसी के साथ मैं नरेश जी से भी चाहूंगी कि वो भी धारा 118 पर अपने विचार हमें बताएं। हाँ जी मैडम जी, अभी हमारे ध्यान सिंह जी ने आपको बताया, ये बिल्कुल सही है कि हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर वाई एस परमार जी, तो हिमाचल के जो यहाँ भोले वाले लोग थे उनको हित को देखते हुए उन्होंने एक धारा की उत्पत्ति की। पर समय की मांग थी क्योंकि हिमाचल को आगे बढ़ना था, रेवेन्यू कोई था नहीं, तो धीरे धीरे आने कुछ सरकारों की सरकार ही इसमें मिलती की है। जैसे यहाँ उद्योग आने थे तो उसकी कुछ सरकार दूसरी नीति लाई, उसको सप्लीमेंट की। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे बहुत ऐसे निवासी हिमाचल में जो आज़ादी से पहले, पार्टी से पहले यहाँ दूसरे राज्यों से आए थे, यहाँ अपना कारोबार कर रहे थे, और कुछ तो ऐसे 1800 से पहले थे, पर वो कृषक, उनका कृषक भूमि यहाँ नहीं थी।
तो जो 1972 में एक्ट प्रभुपाल जी ने बनाया था उसमें कहा कि जो कृषक वही है जिनके पास कृषक खेती वाली भूमि है। अब उस समस्या है कि उन लोगों का परिवार भी बढ़ गए और उनको जो है वो चाहते हैं कि हम यहाँ अपने घर बनाए और थोड़ा कारोबार करने के लिए खेती करने की जमीन है, लेकिन उनको कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है। तो ये हम भी समझते हैं कि हाँ, जो इतने सालों से सदियों से यहाँ रह रहे हैं तो उन लोगों को सरकार इसमें कुछ राहत दे और उनके जैसे हमारे कहा स्कूल में रहेंगे कि उनको कृषि प्रोफेशन लाना चाहिए। तो मैं भी बात से सहमत हूँ और मैं भी यही मतलब आग्रह करता हूँ सरकार से कि इसमें सरकार कुछ करे। जी, यानी कुल मिलाकर अभी दोनों ही गैस की तरफ से ये कहा गया है कि धारा 118 अपने समय में उचित थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमें परिवर्तन की जरूरत है। हम धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अब धारा 118 उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही थी, समय बदला है, हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो हम किस तरीके के परिवर्तन, अगर स्पष्ट तौर पर कहा जाए, किस तरीके की परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते हैं? देखो जी, धारा 118 में ना जी अमेंडमेंट होनी चाहिए। नंबर एक, जब कानून बना नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, आजकल हमारी जो एग्रीकल्चर, मानो मैंने इंडस्ट्री लगानी है और मैं इंडस्ट्री के लिए जमीन खुद चूजता हूँ और 118 में जाता हूँ, तो उस फाइल को 2 साल सरकार के तर्क लग जाते हैं और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर्स पे सरकार की तरफ से भी पेंडिंग रहती है। जब एक्ट बनाया था तो उसमें ना पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, सिस्टम से फैल जाए और उसकी बुनियाद हो भाई इसने जिनके अंदर परमिशन देनी है। लोग यहाँ बयाना दे के फंस जाते हैं, तो जिसमें सिविल सूट, बहुत सारे लोगों के पैसे मर गए हैं और सिविल सूट के जो बढ़ गए हैं क्योंकि मैंने बयाना दे दिया, दूसरे को जमीन की कीमत आ गई। क्योंकि अपना भी प्रॉपर्टी डीलर को पता लगना चाहिए भी सवेरे 50 रुपए में वो जाके 60 रुपए का सौदा कर देता है और जिसमें सौदे बिगड़ जाते हैं एग्रीमेंट के ऊपर एग्रीमेंट, जिसमें सिविल सूट होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग बन जाती है, सरकार का बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें धारा 118 में ना स्पष्ट नहीं है भाई मैंने आपको परमिशन देनी है, सरकार के लेवल पर फाइल पड़ी रहेगी। अगर एक फाइल एक टेबल पर पड़ी है तो 2 महीने 2 साल तक एक ही टेबल पर पड़ी है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार में चाहे कोई आदमी छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, तो सबकी जवाबदेही होनी चाहिए जी। और जब एक्ट बनाना तो एक्ट के मुताबिक काम होना चाहिए। जी जी। अगर मेरे पास फाइल की 1 दिन की बुनियाद है तो मेरे पास 1 दिन में निपटी जानी चाहिए हो फाइल जी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा जी, जिसमें ना जी बहुत सारे हमारे दबाव भी है, ये नहीं करना, इसका नहीं करना, ऐसी बातें एक्ट में नहीं आनी चाहिए। और जब एक्ट बन गया है तो उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बेचने वाला हो, चाहे खरीदने वाला, सब बराबर होना चाहिए। जी, यानी हम धारा 118 में स्पष्टता चाहते हैं, क्लियरेंस चाहते हैं कि यानी जो लिखा गया है वो किस आधार पर हो रहा है, एक बेस क्लियर करने के लिए। सर, क्या आप भी यही मानते हैं कि इसी बदलाव की हमें जरूरत है? हाँ जी, इसमें मतलब पारदर्शिता तो होनी चाहिए और ये जो हमारे ध्यान से कहा कि इसमें जो टाइम बाउंड है उसको कम किया जाए। मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम सरकार को 6 महीने के अंदर फाइलिंग करनी होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ जो कोई ढोल लगाना चाहता है वो भी जल्दी हम लोग ढोल लगाए और यहाँ की सरकार को भी उसका लाभ होगा और यहाँ की लोकल जनता को भी लाभ होगा। तो मैं बिल्कुल से साथ उसमें उनके साथ बिल्कुल उनकी बात में यहाँ हम भी बताता हूँ कि सरकार को चाहिए कि इसका जो 118 में जो परमिशन सरकार देती है, इसका जो समय की जो सीमा है उसको तय किया जाए और उसको कम से कम किया जाए, मतलब विदिन 6 मंथ जो है इसको क्लियर कर दिया। जी सर, धारा 118 काफी बड़ी धारा है, काफी सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व की गई हैं। काफी, अगर मैं पूछूं कि किस हद तक बदलाव आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि पूरी तरह से इसे हटा दिया जाए या फिर आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव किए जाए, क्योंकि काफी कुछ ये धारा कहती है, काफी सारी अच्छी रिस्ट्रिक्शंस को मैं कहूंगी लगाती है, तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी तरह से हट जाए या फिर कोई बदलाव हो? नहीं, इसमें चेंज हो, हटाए ना, क्योंकि कुछ लोग हमारे ना सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 बीघे रकबा, अगर 2 ही बीघे और लैंडलेस हो जाएंगे, वो ठीक है, क्योंकि जब परमिशन की फाइल जाती है उसमें लैंडलेस का सर्टिफिकेट भी लगता है, लैंडलेस नहीं होनी चाहिए हमारे आदमी, वो बात ठीक है। अगर 2 के बदले वो 4 ले ले कहीं दूर पर, वो भी बेहतर है जी। हमें जाते हैं भी अगर मैंने 2 बीघे जमीन सारी बेच दी तो मुझे 4 बीघे या कुछ उससे ज्यादा की रजिस्ट्री हो जाए तो लैंडलेस नहीं होना चाहिए।
नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आदमी जमीन परचेज कर रहा है और थोक लगा रहा है वो मैक्सिमम हिमाचली भी लग रहा है, उसमें हमारी प्रोटेक्शन भी बढ़ती है, वैल्यू भी बढ़ रही है, लैंड वैल्यू पर जो 2 रुपए की चीज हमारी 10 रुपए में बिकती है। तो हम ये चाहते हैं भी इसमें आजकल जो न्यू मॉडल जमाना है, एक तो ऑनलाइन है फाइल ऑनलाइन होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। भाई हमारी फाइल आज सबमिट हुई है तो आज इस टेबल पर शाम को जवाब आ जाना चाहिए, बाबू ने क्या लिखा, सुपरिटेंडेंट ने क्या लिखा, डीआरओ ने क्या लिखा, डीसी ने क्या लिखा, फिर फाइनेंस कमिश्नर के पास फाइल दे, सेक्रेटरी ने क्या लिखा, अब फाइल किस पर, हर उसको डेली का जवाब मिल जाना चाहिए। उसमें ना घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए और उसमें ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जी ये बोलते हैं जी मैंने 100 बीघे की परमिशन ले, तो वो बोलते हैं मैं लाख रुपया बीघा लूंगा। मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों ने ना जी प्रॉपर्टी डीलर है या अदर्स लोग है जो इसका काम करते हैं, वो फाइल भी बनाते हैं और उन लोगों को, ताकि उन लोगों की बचत के मुताबिक वो जल्दी हो और जो पैसा लोग लूट रहे हैं वो भी ठीक ढंग से, और हमारे लोगों को उसका रोजगार का साधन मिले। जी, यानी आप चाहते हैं कि पूर्णता इसे ना हटाया जाए, हाँ कुछ बदलाव की जरूरत है वो किया जाए। सर क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? हम भी कि इसकी प्रक्रिया को सुगम किया जाए, 118 ना हटाया जाए। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे बहुत हिमाचल लोग हैं जो 1800 से पहले से यहाँ रहे हैं या आज़ादी से पहले रहे या 1972 से बाद भी आए हैं, तो अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो उनको परमिशन हटाई जाए, उनको सरकार बिना परमिशन के जो है जमीन दे, क्योंकि ये परमिशन का बड़ा लंबा प्रोसेस है और ये हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उलझ जाते हैं, प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। तो मैं हमारा ये आग्रह रहेगा कि जो यहाँ मतलब हमारे जो यहाँ लोग कारोबार कर रहे हैं या यहाँ पे एम्प्लॉय करता है तो उनको ये परमिशन हटाई जाए, कम से कम उनको तो राह दिया जाए, वो घर बनाने वाली जमीन तो बिना परमिशन के उनको मिलनी चाहिए। जी, तो ये हमारा आग्रह सरकार से। जी, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में धारा 118 पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो पा रही। इसके पीछे का तथ्य मैं आपको देना चाहूंगी कि तथ्य ये है, हिमाचल प्रदेश में ये कहा जाता है कि अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन होती है या बेनामी जो है इस तरीके की कोई पूरी घटना होती है कि बाहरी प्रदेश का कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर जो है जमीन ले लेता है और फिर उस पर रहने लगता है, तो एक तरीके से मालिक वही रहेगा जो हिमाचल प्रदेश से है। लेकिन ऐसा सर दूसरी तरफ जो है कोई चेक करने के लिए नहीं है जो देखे कि क्या इस तरीके की कोई घटना हो रही है, कोई बाहरी राज्य से अपने हिमाचल प्रदेश में मौजूद रिश्तेदार के नाम पर जमीन लेकर उसका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो कोई फैक्ट चेक हिमाचल प्रदेश में नहीं। ऐसा तो नहीं है, पर वैसे कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो सरकार के उसमें आए हैं कि बाहर के लोगों ने जमीनें ली है और कई जगह सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की है जी, पर वो एक इसको पूर्णतः रोका नहीं गया जी, बेनामी सौदे हो रहे हैं। यानी अगर बेनामी सौदे हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो पूरी धारा बनी है जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, क्योंकि बेनामी सौदे 90% बेनामी सौदे हैं, क्योंकि मैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, मुझे पता है लोग एग्रीकल्चर के अकाउंट में पैसे डालते हैं एज ए लोन, उनको धंधा करते हैं इस टाइप के अकाउंट, और उसके नाम से वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। जब प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वो धंधा कर लेते हैं, एक 2 रुपए की चीज दी 10 रुपए में बेची, फिर अगले खरीदी, वो ऐसा धंधा, क्योंकि जो हमारी मनी की ना, क्योंकि हिमाचल के लोगों के पास मनी की प्रॉब्लम है, तो बाहर के लोग मनी उसके अकाउंट में डाल के उसके नाम से परचेज धंधा, वो बेनामी है, प्योर बेनामी है। लेकिन पता क्या है, हिमाचल के लोगों को तो उसका बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली वाला बेनिफिट ले रहा है और वो बेनामी है, प्योर रूप से बेनामी है। लेकिन उसकी तय तक जाने के लिए ना जी रेवेन्यू एक्सपर्ट ही इंक्वायरी अफसर बनाने चाहिए, और जो आदमी जमीन लेना चाहता है उसको इजी करना चाहिए। अगर मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो मुझे परमिशन दे दो, क्योंकि लोग बोलते हैं इन्होंने परमिशन तो देनी नहीं, मुझे 2 साल लगते हैं, तब तक उसका विचार बदल जाता है। अगर मैंने घर आज बनाना ना, मुझे तो आज ही मुझे परमिशन चाहिए, अगर उनको परमिशन लगेगी तो आज ही हो, क्योंकि उनके पास बजट होता है, तो एक लिमिटेड पीरियड में वो खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। अगर पैसे इधर उधर लगा दे तो अब हिमाचल में ना बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनको परमिशन दे दी है, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, प्रोजेक्ट नहीं लगे, क्या कारण रहा? डिले के कारण, क्योंकि सरकार ने उनको विद इन टाइम परमिशन नहीं दी, उन्होंने अपना मूड चेंज करके और जगह लगा दिए पैसे। अब वो परमिशन भी मिल गई, प्रॉपर्टी खाली है, या तो वो बेचने की परमिशन देते उनको,
भाई आप बेच सकते हैं किसी को, या आप जैसे हमारे हिमाचल के लोग हैं बहुत सारे एग्रीकल्चर, उनको भी जो 1972 से पहले के लोग हैं, चाहे वो कैंट बोर्ड में रहते हो चाहे दूसरे बोर्ड पे, वो एग्रीकल्चरिस्ट ट्रीट होने चाहिए, अमेंड करना चाहिए रूल, एक्ट अमेंड कर लिया जाए सेक्शन 118, भाई वो लोग भी, क्योंकि पहले वसीयत वैलिड थी 94 तक, जो हमारी बिल होती है वो एनी पर्सन के नाम में, काले चोर के नाम भी मैं अपनी बिल कर सकता हूँ, अमेंड कर दी, वो एक्सेप्ट नहीं मानी गई, फिर सोसाइटीज थी वो भी अमेंड कर दी। अब जो लोग हिमाचल में रह रहे हैं उनको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट मिलने उचित है, जो 1972 से पहले, एक्ट बनने से पहले और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, उनके परिवार ने उनको एग्रीकल्चरिस्ट ट्रीट किया जाना जी जी अवश्य है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर एक बार बात करते हैं, फिर आगे की चर्चा हम बढ़ाएंगे, आगे का विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो इस एक्ट के बनने से पहले तक जो है हिमाचल प्रदेश में रह रही थी, अपना बिजनेस कर रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, ताकि वो एक ड्वेलिंग हाउस या अपने लिए घर हिमाचल प्रदेश में बना सके। लेकिन फिर धारा 118 आ गई। इसके तहत बहुत से ऐसे परिवार हैं, क्योंकि धारा 118 कहती है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो इस धारा के बनने से पहले हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, उसे 500 स्क्वायर मीटर और 300 स्क्वायर मीटर भूमि दी जा सकती है, 500 रहने के लिए और 300 बिजनेस करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी वो हिमाचल प्रदेश में कृषक नहीं बनेगा, यानी उसकी आने वाली पीढ़ी जमीन नहीं ले पाएगी। लेकिन वो पीढ़ियां तो कई दशकों आगे आ चुकी हैं और कई दशक से यही रहने लगी है। क्या आपको लगता है कि इस वाले हिस्से में खासकर एक बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर मैंने रेजिडेंस के लिए परमिशन ली है और मैंने रेजिडेंस और थोड़ी सी दुकान के लिए परमिशन, लेकिन मैं अब होटल बनाना चाहता हूँ या अपने कारोबार को एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, हर आदमी चाहता है भी मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊं। जब कारोबार बढ़ेगा तो हमारे सरकार को रोजगार कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बंदे ने 10 आदमी को रोजगार दिया तो सरकार की लायबिलिटी भी खत्म होगी उसमें ना, और अमेंडमेंट करके ना जी वो उनको अतिरिक्त परमिशन दे देनी चाहिए। अगर क्योंकि बंदे ने 500 मीटर ली, साथ में उसने 2 घर और डाल दिए, वो बेनामी है, वो किसी और आदमी के नाम ने, उनको भी रेगुलेट कर दिया जाए। सरकार को चाहिए एक दफा जितने भी बेनामी सौदे सबको रेगुलेट करके उनको बोलो भी इतने दिन के अंदर आप अपना व्यवसाय स्थापित करो जी, या अपनी जमीन बेच दो जी, उससे रेवेन्यू भी आएगा गवर्नमेंट को और हमारे प्रोजेक्ट भी डेवलप हो जाएंगे। जी सर, क्या आपका भी इस बारे में यही विचार है कि ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, ये तो मैं भी कहूँगा कि जो हमारे हिमाचल में जो ने कहा भी 1972 पहले लोग रह रहे थे और वो उनका ऑफिशियल की परिभाषा में नहीं आते थे और अब उनके परिवार बढ़ गए, उनके कारोबार भी यहाँ पे हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि उनको भी सरकार जो है कृषि परिभाषा में लाए और वो एक मतलब सीमा तय करे कितनी जमीन वो ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता भी वो 10-20 बीघे या 50 बीघे अगर सरकार नहीं चाहती है तो कम से कम 5-10 बीघे की तुमको अनुमति बिना उसके मिल जाए, परमिशन लेने की जरूरत नहीं जी। तो इसके ऊपर सरकार जो उस कानून है 118 में करे कि जो हमारी ऐसी आबादी है जो 1972 पहले यहाँ रह रही है, उसके बाद कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं और या नौकरी पेशा लोग हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उनको बिना परमिशन जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सारा परमिशन का जो प्रोसेस बहुत लंबा है जी। और वैसे जो क्यों उसमें पड़े हैं कि वो क्यों बेकार के उसमें लिटिगेशन में जाए, जब वो यहाँ 1972 से पहले रह रहे हैं या जो 1980 में भी यहाँ आया है या यहाँ कोई एम्प्लॉई है नौकरी कर रहा है, तो उनको मिलना चाहिए हक कि वो 118 में उनको ना लाया जाए और सरकार इस एक्ट में अमेंडमेंट करे कि वो बिना परमिशन के अपनी वो जमीन घर के लिए, अपना कारोबार करने के लिए, खेती करने के लिए कुछ स्कीम जी, खासकर तब जब हम बेनामी ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बेनामी तो सरकार देखो ये भी इनकी बात में सहमत हूँ, बेनामी ट्रांसफर तभी कहेगी कि जो इसमें इसको तो एक टाइप ऑफ जो इसमें तय सीमा है, ये इसमें कोई वो नहीं है कि भी आप इस एक 6 महीने में कर दो या किसी को ऊपर लगाम नहीं है भी आप ये फाइल आवाज क्यों लटकी है। तो इसमें मतलब इस तरीके का हुक्म किया जाए और जवाब यही तय की जाए, जो हमारे नेता साहब ने बताया कि ये जैसे मान लो कोई बंदा अप्लाई करता है तो उसकी अगर उसने अप्लाई कर दी तो एक हफ्ते फाइल निकल जानी चाहिए, तो मतलब 2-3 महीने में फाइल निकल जाए। बेनामी सौदे होंगे नहीं, बेनामी सौदे तभी होते हैं कि यहाँ जो ये इसका परमिशन की प्रक्रिया है ये बहुत मतलब सुविधाजनक नहीं है जी। इसमें बहुत ऐसे कारण जी है जो लोगों के काम करते हैं, तो इसमें या तो कोई ऐसी मतलब सब तय सीमा की जाए 118 में कि उसमें मैक्सिमम 6 महीने का समय रखा जाए जी। और जो हमारे जो लोग 1972 पहले यहाँ रह रहे हैं
ये अपना कारोबार कर रहे हैं। ये जो एम्प्लॉय तबका है, जहाँ नौकरी पेशा लोग हैं, उनको बिना इजाजत, बिना 118 हटाई जाने के लिए और घर बनाने के लिए, उनको कारोबार करने के लिए या खेती बाड़ी में थोड़ी बहुत जमीन सरकार इसमें अमेंडमेंट करेगी बिना परमिशन के लिए। जी, हम अगर हिमाचल प्रदेश में इलीगली हो रही बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकना चाहते हैं तो वहाँ सुझाव जो है दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से दिया गया है। चलिए, इसके साथ साथ सर आपने होटल बाइट ताज जो अभी केस कोर्ट में चल रहा है कि गवर्नमेंट उसे एक्वायर करना चाहती है क्योंकि इक्विटी जितनी डिसाइड हुई उतना बेनिफिट जो है गवर्नमेंट को नहीं मिल पाया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीएनबी और ये होम स्टेज जो है काफी ज्यादा चल रही है। ये तो सीधा और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार को रेवेन्यू लॉस है। सर कैसे देखते हैं इसे? हाँ मैडम, वैसे तो बीएनबी है, लेकिन मैक्सिमम जो बाहर के लोग या कुछ लोग जो 118 में ना ये परमिशन देते हैं मकान बनाने की, बिल्डिंग बनाने की, अब वो लोग बीएनबी चला रहे हैं। तो इसमें तो हिमाचल सरकार का टोटल लॉस है। और दूसरे जो हमारे यहाँ लोग कारोबार कर रहे हैं, जिनके पहले से होटल चल रही है, यहाँ पे गेस्ट हाउस चला रहा है, तो उनके कारोबार में भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है कि उनका बिजनेस मतलब 25% हो गया, 75% खत्म कर दिया बीएनबी वालों। और इसमें हिमाचल सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा। या तो चलो हमारे यहाँ लोकल हिमाचल का कोई हमारे हिमाचल निवासी हो जो यहाँ कृषक हो या हिमाचल के यहाँ रहने, वो बीएनबी चला रहा है, चलो वो कुछ हद तक हम चलो मान लेते हैं। लेकिन यहाँ बाहर के लोग हैं, 80% लोग बाहर के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बिल्डिंग बना रखी है और उसमें बीएनबी चला रही है, और हिमाचल सरकार को उसमें कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता और ना ही हमारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हम भी चाहेंगे और सरकार से ही कहेंगे कि बीएनबी तो टोटली बंद की है जी। तो और इस हिमाचल सरकार इसमें कोई रोक नहीं लगा। जी सर, क्या आप भी मानते हैं कि ये जो होम स्टे और बीएनबी है कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यटन कारोबार है, हमारे जितने भी होटलियर्स हैं, जिनके होटल्स हैं यहाँ पर, उन्हें सीधा और साफ तौर पर लॉस दे रहे हैं? बिल्कुल लॉस है। उसका मैंने 2 करोड़ रुपया खर्च किया होटल बनाने में या 10 करोड़ रुपया, मेरे पास तो गाहक नहीं है बीएनबी में, और उसमें 100 रुपया साल का 100 रुपया करता है, क्योंकि इनके ऊपर भी चाहे वो हिमाचली हो चाहे गैर हिमाचली हो, अगर उसका कारोबार चलता है तो टैक्स देने के लिए पात्र होना चाहिए। अगर मेरे रूम डेली लगते हैं ना, तो उस पर बीएनबी चाहे होम स्टे गवर्नमेंट को चाहिए भी उसके ऊपर भी एक मिनिमम भी तुम्हारे को साल का ये पैसे देने पड़ेंगे, उससे हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी। और इनकम जनरेट होने से ना जी वो बोलेगा यार होटल में तो 2000 का कमरा मिलता है, मेरे में 1000 में ठहरती हूँ यहाँ। तो जब 1000 में उसको पैसे देने पड़ेंगे तो लोग बोलेंगे यार मैं 1000 के भी पैसे दे रहा हूँ, 2000 के पैसे दे रहा हूँ, तो समानता आ जाएगी इसमें जिन्होंने करोड़ों रुपया बिजनेस में लगाया है और जीरो हो रहे हैं ना, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर बीएनबी में और होम स्टे में भी टैक्स लग गया तो लोग बोलेंगे हम क्योंकि उन्होंने तो देना कुछ नहीं, गवर्नमेंट को 100 रुपया देना, उन्होंने देना कुछ नहीं, उनका तो चला हुआ है। लेकिन जब उनकी इनकम हो जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए उसमें सोच विचार करके उस पर भी टैक्स प्रोवाइड कर देना चाहिए। जी, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस ना देखने को मिले और एक समानता, एक बैलेंस हम देख पाए। जी, इसके साथ साथ सर धारा 118 में क्लॉज एच आता है जो बात करता है हिमाचल सरकार के पास एक ताकत है, एक पावर है, जिसके तहत हिमाचल सरकार किसी गैर कृषक के नाम पर भी भूमि को स्थानांतरित कर सकती है या भूमि उसके नाम पर कर सकती है। इसमें बस जो कारण होगा वो डिस्क्रिमिनेटरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा, पैरामीटर्स नहीं है, तो क्या आप इसमें भी अमेंडमेंट चाहते हैं? देखो, मैं अगर सीएम का बंदा हूं तो मुझे ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को देनी है इस प्रॉपर्टी को ऑप्शन लगाओ ऊपर में भी, ये प्रॉपर्टी हमने देनी, जो ज्यादा पैसे देगा उसको दो इसमें, क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ेगी ना प्रॉपर्टी की। जैसे हिमाचल प्रदेश में देखने को भी मिला है कि कई ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिन्हें किस आधार पर जमीन दी गई है वो आधार साफ नहीं। बिल्कुल वो बात करते हैं, क्योंकि उसमें भाई भतीजावाद है, या मेरा दोस्त है, मैं सरकार में बैठा हूं तो अगर मेरा कोई मित्र है मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें अगर मैंने एक कप बेचना है तो ओपन ऑक्शन लगाई जाए, जो ज्यादा पैसे देगा उसको देंगे, क्योंकि उसमें वही आदमी आएगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा। भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होती है उससे, और कम होने का कारण स्पेशल बेनिफिट पर्सनल आदमी को चला गया जी, वो गलत है। सर क्या आप यही मानते हैं? बिल्कुल गलत है जी, ये तो फिर जाती होगी ना, ये तो सरकार के बिल्कुल हटाना चाहिए, ये तो होनी चाहिए सेक्शन अच्छा नहीं होनी जी, जाती है तो जी, क्योंकि पैरामीटर्स अगर डिसाइड नहीं है
तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि या तो पैरामीटर डिसाइड हो जाए या फिर जैसा कि एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ओपन ऑक्शन हो, जो बेहतर होगा वो लैंड खरीद लेगा। इसके साथ साथ सर एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की है कि अगर हिमाचल प्रदेश में रहने वाला नागरिक, हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई स्थायी निवासी भी जो हिमाचल प्रदेश में कृषक है, एग्रीकल्चरिस्ट है, वो हिमाचल प्रदेश में जमीन लेने के लिए जाता है तो उसे एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सर आप उस सर्टिफिकेट को कैसे देखते हैं, उस सर्टिफिकेट के रोल को कैसे देखते हैं? अगर हिमाचल प्रदेश में देखो ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई होता है एग्रीकल्चरिस्ट का, मैंने अप्लाई किया लोक मित्र केंद्र में जाके अपने नेटवर्क वो तहसीलदार ने भेज दिया वो पटवारी के पास, 10 दिन पटवारी के पास पड़ा रहेगा, वो एग्रीकल्चर रिपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा एग्रीकल्चर की कुछ अब हमारे नए बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब है कौन सी लैंड एग्रीकल्चर है और कौन कौन आदमी आएंगे। अगर कोई गलत लगता है अभी ये आदमी भी मान लो अभी पुत्र वधू को एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है एक्ट में, अगर मेरी धर्मपत्नी शादी करके हरियाणा से हिमाचल में आ गई, मेरे फादर के नाम जमीन है तो मेरी घर वाली एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, एक्ट में प्रोविजन नहीं है, अमेंड करना चाहिए एक्ट। वो भी आज मेरी पुत्र वधू भी हिमाचली बनी है, वो भी एग्रीकल्चरिस्ट। और जब अगर किसी तहसीलदार ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया और एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है, वो तो दंडनीय माना जाएगा। लेकिन वो फैमिली की डेफिनेशन है, फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है, गवर्नमेंट ने किया हुआ, ये लोग फैमिली की डेफिनेशन उनको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में तो अगर एक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के लिए 2 महीने लग गए, मेरा तो सौदा ही बिगड़ गया, मैंने तो जमीन लेनी है सवेरे। अब गवर्नमेंट ने चेंज किया कानून 94 में, भाई एमसी एरिया में कैंट एरिया में नॉन एग्रीकल्चर कैन बाय खरीद सकते हैं। लेकिन मान लो मैं तो गांव का बंदा हूँ, कैंट बोर्ड में और एमसी एरिया में जमीन की कीमत है करोड़ों रुपए की, तो मैं गांव का बंदा करोड़ों रुपए में तो जमीन ही नहीं खरीद सकता, वहां घर ही नहीं बना सकता। मेरे लिए उस कानून का क्या उचित है, क्योंकि एक कानून अगर मैं जमीन 10,000 में खरीदनी है गांव में तो मुझे मिल जाती है घर बनाने के लिए, वहां कानून ही नहीं है क्योंकि मेरे को 118 में जाना पड़ेगा, तो जूझ पड़ेगा। अच्छा जमीनें सारी क्लियर नहीं है क्योंकि मुस्तोर के खाते हैं, गवर्नमेंट बोलती है दिम्मा चाहिए, अदर भाई मेरी भाई से मर्जी वो एनओसी नहीं देगा, तकसीम नहीं होगी। ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो 118 में आ जाती हैं और जिसमें हमारे एक्चुअली लोग भी जमीन लेने से वंचित रह जाते हैं। अब हम क्योंकि एमसी में ले नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगी जमीन है, मेरी कैपेसिटी नहीं है लेने की, मैं तो गांव में रहना चाहता हूँ। आज गांव में भी लाल डोरे में मेरा मकान बना था पहले, बहुत सदियों पहले। हम एग्रीकल्चरिस्ट रहे नहीं क्योंकि मेरा घर तो बढ़ गया था उसमें, अब वो गिर गया, मेरी फैमिली बढ़ गई, मेरे 4 बच्चे हो गए, उसके बच्चे हो गए, अब उसको 3-4 घरों की जरूरत है और वो बढ़ नहीं पाया वहां। अब जो लोग एमसी में जमीन लेना चाहते हैं बहुत महंगी है, या कैंट बोर्ड में गांव का बंदा इतने पैसे नहीं लगा सकता एमसी में जाने के लिए। शहर का बंदा गांव में तो आ सकता है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है। जब मेरे पास कैपेसिटी 10,000 की है, मैं 1 लाख की जमीन नहीं ले सकता, तो मुझे गांव में लेनी है। तो एक एक्ट गांव में भी लागू होना चाहिए जो एमसी में और कैंट बोर्ड में लागू हो। जी सर, क्या आप यही मानते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगी एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट जो लेना पड़ता है जमीन के लिए, उससे आप कैसे देखते हैं? नहीं चलो ये तो सिर्फ तो मैं मानता हूँ ठीक है लेना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि गलत लोग लेते हैं, वो किसी नाम पर लेते हैं, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, फिर मतलब होना चाहिए। पर ये जो उन्होंने कहा कि उसकी भी तय समय तय सीमा हो जी, समय की कितनी सीमा हो वो मेरे 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। मैं आज अप्लाई करता हूँ 2 दिन में इशू हो जाना चाहिए। तो वैसे तो मेरे को लगता है कि वैसे तो सरकार काफ़ी इस पर काम कर रही है और जल्दी बन भी रही है, पर फिर भी कई बार दिक्कतें आती है। तो ये इसको चाहिए सरकार इसमें मतलब और एफिशिएंसी लाए, और अगर कोई अप्लाई आज करता तो उसको विदिन 24 आवर्स कुछ मिल जाए जी। ये तो ठीक है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है जी। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि भी जैसे एमसी के कंट्रोल में तो जमीन ले सकते हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट है, पर उसमें भी क्या सरकार ने क्या कर दिया कि वो लीज भी ले सकते हैं और उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। पहले नहीं थी, पहले जो एमसी में लेता था एरिया लेता था उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी सरकार ने लास्ट एक्ट लाई के उनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी 118 में, तो इसको हटाना चाहिए जी। और यानी हमें बदलाव की जरूरत है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हमें धारा 118 में काफी बदलावों की जरूरत है। तो आज के इस विश्लेषण का यानी हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद थे उनसे अंत में मैं
उनके विचार लूंगी कि अगर वो लिस्ट करना चाहे बदलावों को तो कौन से वो बदलाव होंगे जो हमें धारा 118 में चाहिए। सबसे पहले मैं सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सर, धारा 118 हमने काफी हद तक जो है चर्चा उस पर की है, काफी हद तक कुछ ऐसे पहलुओं को छुआ है जो अनछुए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम कुछ बदलावों की बात करें तो कौन से बड़े वो बदलाव हैं जो हम धारा 118 में चाहते हैं? बड़ा बदलाव मैडम पहले तो यही है कि हमने कहा कि जो हमारे यहाँ हिमाचल में लोग 1972 से पहले रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं और वो कृषि नहीं थे, और 1972 बाद जो लोग यहाँ आए, धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनको मैं ये सरकार से यही हमारा आग्रह है कि सबसे पहले तो उनको 118 की परमिशन खत्म की है। वो बिना परमिशन के हिमाचल में अपने कारोबार करने के लिए, दुकान बनाने के लिए जमीन ले सके। पहला बदलाव ये हो जाना चाहिए। और दूसरा बदलाव, जैसे कोई कारोबार करना चाहता है या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं जो कृषक नहीं है और कोई अपनी बिड़ा को उद्योग लगाना चाहते हैं, तो इसमें जो हमारे नायब तहसीलदार जी ने कहा कि इसमें जो है ये जो समय की सीमा तय की जानी चाहिए कि इसमें लंबा समय नहीं रहना चाहिए परमिशन के लिए, उसमें बदलाव किए जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि विदिन 6 मंथ परमिशन हो जानी चाहिए। कोई अपना उद्योग लगाना चाहता है, कोई अपनी होटल इंडस्ट्री बनाना चाहता है। और नंबर 2 बात है ये जो है कि भी वो अगर जो बीज की प्रोसेस है कि वो बिचौलिए खत्म होने चाहिए, बिचौलिए नहीं होने चाहिए और डायरेक्ट अप्लाई करें और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे आज ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन उसके जवाब आते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करते हैं, इसमें वालों की अक्सर करते हैं कि आपने ये सर्टिफिकेट लगाया और सर्टिफिकेट लगाया, वो पहले पूरी क्लियरिटी सरकार निकालते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आप डॉक्यूमेंट सारे अप्लाई कर दो और विदिन 6 मंथ आपकी परमिशन हो जाएगी और मतलब उसको कहीं ऑफिस में जाने के जरूरत ना पड़े और ऑनलाइन अप्लाई कर दे और 6 महीने के अंदर उसको उसके कंप्यूटर पे या उस पर आ जाएगी आपकी परमिशन। अब जो ये लैंड लेस की बात आती है ना जी, मान लो किसी बार अगर 2 बीघा जमीन है तो वो 2 बीघा जमीन बेच देता है या 4 बीघा बेच देता है। इसमें भी सरकार ने सीमा तय कर दी कि 2 बीघे से कम, 2 बीघे से जमीन है वो जमीन नहीं बेच पाए, 2 बीघे से ऊपर वाले बेच पाए, क्योंकि वो क्या होता है कि इस बार 2 बीघे की जमीन होगी और 1.5 बीघे बेच देगा, उसको 10 बीघे रह जाएगी। तो लैंड लेस की जो परिभाषा होनी चाहिए वो मेरे ख्याल होगी कम से कम 2 बीघे जमीन उस बंदे के पास हो जी, उससे ऊपर अगर उस बात तो बेचे, 2 बीघे से 2 बीघा दूर से कम है तो वो बेचना नहीं पाता जी। एक अच्छा विचार। सर, आप कौन से बड़े बदलावों की अंत में बात करना चाहेंगे? देखो, धारा 118 में बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई अभी तक। नंबर 1, ग्राम के जो कारीगर थे उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे सब रजिस्ट्रार उनकी रजिस्ट्री नहीं करते। जैसे विलेज आर्टिस्ट, तरखान, लोहार, नाई, बढ़ई, इनको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ भी उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है क्योंकि उनको एक्ट में छूट है। लेकिन आज दिन तक एक रजिस्ट्री नहीं करी किसी तहसीलदार ने भी उस आदमी की रजिस्ट्री कर। नो नो नो, हम नहीं करते, सब मना कर देते क्योंकि वो एक्ट नहीं पढ़ते। अगर मैं तरखान हूं, मैं तरखान का सर्टिफिकेट लगा रहा हूं तो उसकी रजिस्ट्री एक मिनट में हो जानी चाहिए क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है। और स्कूल कास्ट, उसमें लिखा स्कूल कास्ट, स्कूल ट्राई को भी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अगर स्कूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगा दिया। लेकिन यहाँ कोई वहां ना एक्ट की कोई बात नहीं है, तो एक्ट बनाया क्यों है जब इम्प्लीमेंट नहीं करना? अगर ये एक्ट बना है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन, अगर तरखान, लोहार, बढ़ई, मोची और जो जमीन से संबंधित लैंड लेस भी है, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं लंबरदार जी की जमीन कास्ट कर दो, मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ। लैंड लेस लेबर, मान लो मैं बहुत सारी लेबर जमीन में काम करती है, मेरे पास 100 बीघे है, मैंने 10 आदमी, वो भी एग्रीकल्चर स्टेट होंगे, लेकिन ऐसी कोई आदमी रजिस्ट्री नहीं करता क्योंकि उस एक्ट का उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। सरकार को चाहिए और उन आदमियों के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट और रजिस्ट्री कराए उनकी भी अगर जमीन लेना चाहते हैं, और उनको प्रोविजन है एक्ट में, लेकिन एक्ट अभी खामोश है। हमारे जो प्रैक्टिकली आदमी है सब रजिस्ट्रार, जिसमें मैं भी था, लेकिन मैं तो बनाता था, अगर कोई आदमी आता, मेरे पास भी नहीं कोई नहीं आया क्योंकि उनको पता ही नहीं है भी हम एग्रीकल्चरिस्ट है, जबकि उनको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाना मैं तरखान हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं नाई हूँ, मैं बढ़ई हूँ, मैं स्कूल कास्ट हूँ, मैं स्कूल ट्राइब हूँ। अगर सर्टिफिकेट है ना उसके पास तो उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। एक्ट में बिल्कुल 118 में प्रोविजन है, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा। किसी की रजिस्ट्री आज दिन तक एक स्कूल कास्ट की, किसी नाई की, किसी लोहार की, किसी स्कूल कास्ट की नहीं हुई जो एग्रीकल्चर से बगैर की है। करते नहीं हमारे सब रजिस्ट्रार।
जो एक घोर न्याय है उनके साथ, वो भी न्याय मिलना चाहिए। और ये जो एक्ट है, जो हमारे 1972 से पहले के निवासी हैं, उनको तो इमीडिएट एक एक्ट में अमेंडमेंट करके उनको सर्टिफिकेट देके उनकी रजिस्ट्री आरंभ कर देनी चाहिए जी। अगर मेरे पास गुंजाइश है तो मैं जमीन खरीदूंगा, नहीं है गुंजाइश तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं एग्रीकल्चरिस्ट तो हूं ना, मुझे उम्मीद है मेरा बेटा घर बना देगा, एग्रीकल्चर उसको सरकार मिल जाए, नहीं तो मेरा बेटा कहां करेगा, पंजाब का हरियाणा का रुख करेगा, दूसरी स्टेटों में चल जाएंगे। हमारे लोग अक्सर हम अपनी स्टेट का भी नुकसान कर रहे हैं, वो बॉर्डर भी वहां का बन गया, सब कुछ वहां का बन गया, क्योंकि हमारे एक्ट ने उसको वंचित कर दिया हिमाचल में रहने से जी। अब इसमें अमेंड करना बहुत जरूरी है, और अमेंडमेंट से पहले ना लोगों की राय लेनी जरूरी भी क्या होना चाहिए, ताकि लोगों को उस बात का वही नहीं भी टेबल पर ही एक्ट बन जाए और वही खत्म कर दिया जाए, लोगों को पूछे भी ये एक्ट ऐसा बना दिया जाए, और वो भी उन लोगों से पूछे गांव में जाकर, शहरों में नहीं, क्योंकि शहरों में बिजनेस है, चला हुआ है, दुकान चली है, चार गाहक आ रहे हैं, चार उसको फुर्सत नहीं होती है। इधर गांव में तो बेचारा जिसने घर बना था आबादी दे में, वो बोले 4 बेटे हैं यार, कहां पाऊं, उसका बेटा बोले यार तू तो हरियाणा में बढ़ा ले, हिमाचल में तो तेरे नाम जमीन नहीं बनी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वंचित नहीं होने चाहिए, एक्ट में अमेंड करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, अमेंडमेंट की जरूरत है। अभी सर ने एक जिक्र किया कि SC ST ये जो तबका है, ये किसी भी राज्य से हो, धारा 118 कहती है कि इन्हें हिमाचल प्रदेश में जमीन दी जा सकती है और वो अपने ही अधिकारों से वंचित है। तो एक्ट खामोश है, टेबल पर परिवर्तन ना आए और हमें परिवर्तन की जरूरत है। आज का यही विश्लेषण है, यही बात, यही क्रक्स, यही जानकारी पूरे विश्लेषण से निकल कर आप आई है कि हमें परिवर्तन की जरूरत है। अब देखिए, आप सभी को भी अपना दायित्व निभाना है। दायित्व ये है कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि कौन से वो पहलू हैं शायद जो हम छोड़ चुके हैं। आपके सवाल क्या है? क्या कभी धारा 118 के तहत आपने किसी परेशानी का सामना किया है? ये सारे ही सवाल, ये सारे ही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने विचार रखेंगे, हम इंतजार करेंगे। और हाँ, आप सभी से मेरी मुलाकात यानी गीता ठाकुर की मुलाकात अब होने वाली है विश्लेषण के अगले एपिसोड में, जहां पर आप में से ही कुछ लोग हमारे साथ इसी टेबल पर बैठे होंगे और बता रहे होंगे कि विश्लेषण में वो अपनी किस परेशानी को लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।